आज की वीडियो में मैंने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिकों के मुझे फोन आने वाले हैं। कुछ तो मुझे पक्का यकीन है मैसेज करने वाले हैं, पर मैं यहाँ पे आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए आया हूँ, चाहे किसी का बिजनेस हर्ट हो चाहे ना हो, इंक्लूडिंग मेरा भी, क्योंकि इन सब चीजों में आपका जो भविष्य, आपका जो फ्यूचर है वो इन्वॉल्व है, जिसके साथ मैं क्या कोई भी एक अच्छा टीचर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो आज का टॉपिक है, क्या 9th क्लास से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करना जरूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप अगर एक 9th क्लास के बच्चे के पेरेंट हैं और या फिर आप खुद एक 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके हिसाब से वर्थ इट है या नहीं। फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने बहुत साल से, मुझे पढ़ाते हुए 17 साल के आसपास होने को आ रहे हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। बहुत सारे बच्चे 9th क्लास से कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे 11th से और बहुत सारे 12th से, और मैंने उन सब के पढ़ाई के पैटर्न और बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है और उस सारे एक्सपीरियंस को आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूं। इस वीडियो में 5 मेजर चीजों की बात करेंगे, 3 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेज, एंड लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगा। क्या आप सब रेडी है? क्योंकि ये वीडियो आपकी 9th से लेकर 12th क्लास की पूरी जर्नी को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी चेक के बारे में, व्हाट एक्चुअली हैपन। आज की डेट में ना पेरेंट्स के अंदर एक पैनिक सिचुएशन जो है, या एक फोमो क्रिएट हो गया है कि भैया फलाने के बच्चे ने 9th क्लास से कोचिंग ज्वाइन कर लिया, उसका IIT में हो जाएगा, हमारे लड़के का, हमारी लड़की का नहीं होगा। लेकिन सच बताऊं तो डिसीजन पीयर प्रेशर में नहीं, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग के बाद लेना चाहिए, एक लॉजिक से लेना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे 9th क्लास से कोचिंग लेते हैं उनमें ये 3 कैटेगरीज जनरली बनती है। सबसे पहली कैटेगरी जिसमें 20% स्टूडेंट आते हैं जो कि एक्चुअली थ्राइव कर जाते हैं, जिनको बेनिफिट एक्चुअली में मिलता है 9th क्लास से कोचिंग ज्वाइन करने का। फिर 30% वो बच्चे हैं जो लाइफ में एक्चुअली ओवरलोड की वजह से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि स्कूल, इंस्टीट्यूट, फिर आपका होमवर्क, बहुत सारी चीजें और की वजह से ओवरलोड हो जाता है और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर। लेकिन सबसे बड़ा चंक जो कि 50% स्टूडेंट्स का है, वो एक्चुअली में ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, यानी वो बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई में, और फिर वो कहीं के नहीं रहते। तो आओ समझते हैं कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आप कैटेगरी 1 में आएंगे, 2 में आएंगे या 3 में आएंगे। तो सबसे पहले 3 एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं, जिनमें सबसे पहली एडवांटेज जो मैं मानता हूं, मैंने आपको बताया था कि मैं 3 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो पहली एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो भी सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेईई हो, नीट हो, वो 11th-12th के सिलेबस से आते हैं, माना। लेकिन 11th-12th के सिलेबस को स्ट्रांगली करने के लिए आपके पास 9th-10th के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एकदम हार्ड रॉक सॉलिड होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 9th में मोशन, लॉज ऑफ मोशन या वर्क एनर्जी नहीं आता है, तो 11th में जाके आपकी पूरी मैकेनिक्स जो है वो डगमगा जाएगी। और वहीं पे अगर आपको 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नहीं आता, तो 11th में और 12th में ऑर्गेनिक आप शुरू भी नहीं कर सकते। और ऐसे अगर 9th-10th में सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, लाइफ प्रोसेसेस जैसे चैप्टर नहीं किए, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मैंने ऐसा देखा है कि जो 9th क्लास से कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उनका कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स पे पकड़ ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक्चुअली कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं एज कंपेयर टू रट्टा मार वाली तैयारी जो होती है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फायदा आपको सिर्फ तब मिलेगा जब कोचिंग सेंटर्स आपके एक्चुअली फाउंडेशन के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में मदद करें, ना कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहे। अब चलते हैं सेकंड एडवांटेज पे, जो कि है अर्ली एक्सपोजर टू कंपटीशन। नाम से समझ गए कि क्या बात होने वाली है। अब ये तो सच्चाई है कि आप अगर सिर्फ कंसेप्ट्स पे पकड़ बना रहे हो तो उससे सिर्फ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सक्सेस सिर्फ नॉलेज से तो नहीं मिलेगी। एग्जाम टेम्परामेंट और टाइम मैनेजमेंट जैसे स्किल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम परफॉर्म करने के लिए। और जब आप 9th क्लास से ये कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लेते हो, तो ये सारी टेक्निक्स में आपको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे एक्सपोजर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आपके 9th-10th के एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है जो आपको टाइम बचाती हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जहां बैठ के पेपर दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पुश करता है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने के, एंड रेगुलर टेस्ट पैटर्न को फॉलो करना, जिससे कि अगेन एग्जाम प्रिपरेशन बेहतर होता चला जाता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, जब बच्चा 9th-10th से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सेंटर्स में जाता है, तो उसको 11th-12th में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट को 2 साल पहले से झेल के नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ
फील करके फेस करके आया है। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे बताया भी था कि जब वो 11th में आया तो उसके बाकी सारे क्लासमेट्स कुछ स्ट्रगल कर रहे थे नई क्लास में आने के लिए, इतने सारे बच्चों में बैठने के लिए या कॉम्पिटिटिव प्रेशर झेलने के लिए, लेकिन वहीं पे वो कंफर्टेबल था क्योंकि वो 9th-10th में ये सब कर चुका था। अब आते हैं थर्ड एडवांटेज की तरफ, जो कि है बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब जो 9th क्लास से ये सब ज्वाइन कर लेते हैं उनके पास ये ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट की स्किल आती है, बिकॉज वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। स्कूल का काम हो गया, स्कूल में जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उन्हें घर पे आके करना, होमवर्क को करना, फिर ट्यूशन पे जाना या कोचिंग सेंटर जाना, फिर वहां के असाइनमेंट्स बनाना, फिर सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना। तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं पढ़ाई में, बाकी सारे काम तो अलग जगह हैं। अब जब वो 11th-12th में जाते हैं और एक्सपोनेंशियली सिलेबस बढ़ जाता है, वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं, तो उनको अपने दिन को शिफ्ट करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि वो ये सब 9th-10th में कर रहे थे। अब ये तो ही 3 एडवांटेजेस, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ एडवांटेजेस पे बात नहीं करेंगे, डिसएडवांटेजेस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज आती है ओवरलोड एंड बर्न आउट रिस्क, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन डिसएडवांटेज है। अब 9th क्लास एक इतनी छोटी क्लास है कि जहां पे बच्चों की जनरली उम्र 13, 14, 15 साल की रहती है। उनका ब्रेन अभी भी कुछ हद तक समझे तो डेवलप कर रहा होता है। वो स्टेज में अगर एकदम से इतना ज्यादा ओवरलोड या प्रेशर डाल दिया जाए, क्योंकि स्कूल है, फिर कोचिंग सेंटर है, फिर दोनों का काम है, ये सब चीजें एक साथ डाल दी जाएं, तो कभी कभार लॉन्ग टर्म पे नेगेटिव इफेक्ट भी देखें। अब मेंटल हेल्थ पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, और एक बार समझते हैं। स्ट्रेस लेवल काफी हद तक बढ़ सकता है, बढ़ जाता भी। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और कॉन्फिडेंस इशू डेवलप होते हैं, खासकर तब जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते दोनों जगह, तो आपको अपने ही ऊपर शक होने लग जाता है। अब मेंटल हेल्थ के साथ साथ कुछ हद तक फिजिकल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज करने का समय ही नहीं है। शेड्यूल इतना टाइट है कि कुछ खाने पीने का भी समय नहीं है, जो मिलता है खा लेते हैं। तो भैया आपकी हेल्थ उस तरीके से भी अफेक्ट होती है। आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, चलो ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, बट हाँ एक फैक्टर तो है फिजिकल हेल्थ का। और ओवरऑल फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेमिना तो बढ़ रहा है, लेकिन फिजिकल हेल्थ, फिजिकल स्टेमिना कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है। अब मैंने ये भी एक बात नोटिस की अपने इस पूरी जर्नी में कि जो 9th-10th में इस प्रेशर को झेल नहीं पाते, फिर 11th-12th में उनको बर्नआउट की वजह से, जो 9th-10th का बर्नआउट था, उनकी परफॉर्मेंस लूज होती है 11th-12th में आके, क्योंकि उन्होंने ना तो बेसिक्स पे ध्यान दे पाए, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इसी से कनेक्टेड मेरी दूसरी डिसएडवांटेज भी है, जो कि बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बहुत आयरॉनिक है वैसे तो, बट ये बहुत बार होता है कि कुछ कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को 9th-10th से ही 11th-12th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं 9th-10th के बेसिक्स उनके कमजोर रह जाते हैं, और स्कूल के एग्जाम्स में बच्चे अटेंशन ही नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं उनके माइंड सेट आ जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स तो बहुत आसान आएंगे, जब मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूं तो ये तो मैं कर ही लूंगा। बट कहीं ना कहीं उस तैयारी के चक्कर में वो इस वाली तैयारी को भूल जाते हैं। सच बताऊं, आज की डेट में जैसे बोर्ड के एग्जाम्स मुश्किल होते जा रहे हैं, 90+ मार्क्स लाना भी एक इंडिविजुअल स्किल है, सबके बस की बात नहीं है। और अगर आपके मन में ये गलतफहमी है कि बोर्ड के एग्जाम्स मैटर नहीं करते, तो आप गलत हो। बहुत सारे कॉलेजेस में बोर्ड के एग्जाम्स की जरूरत पड़ती है एडमिशन के लिए, वहां पे स्कॉलरशिप्स के लिए और फर्दर अपॉर्चुनिटीज में भी बोर्ड के एग्जाम्स मैटर करते हैं। मैंने देखा है कुछ बच्चों को जिन्होंने जेईई नीट की तैयारी के चक्कर में बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया, बोर्ड में आए 70-80%, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर उनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दोनों में ही उनको हार देखने को मिली। मुझे एक बच्चे की कहानी यहाँ पे याद आ रही है, छोटी सी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बच्चा जिसने बोर्ड्स में थोड़ी कम मेहनत करी और 70% मार्क्स आए, लेकिन उसकी एक अच्छी रैंक भी नहीं आई, जिसकी वजह से उसे कहीं एडमिशन ही नहीं मिल पाया, ना प्राइवेट कॉलेज में ना ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि अगर बोर्ड्स में उसके अच्छे मार्क्स आए होते तो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते। अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट रिव्यू यानी कि ऑनेस्ट रिकमेंडेशन में, कि मैं क्या समझाऊं इन सालों में और मैं आपको फाइनल क्या डिसीजन देना चाहता हूं। ये आपको देखना है कि आप कैटेगरी 1, 2 या फिर 3 में है। अब कैटेगरी 1 में मैं उन बच्चों को डालूंगा जो 9th से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 9th से कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कैटेगरी 1 में कौन से बच्चे आएंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ। अगर आप में सारी प्रॉपर्टीज हैं तो आप 9th से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपका करंट एकेडमिक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली 95% है। आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज ना हो, बिना मेंटल हेल्थ इश्यू के आप प्रेशर हैंडल कर पाओ। फैमिली फाइनेंशियली कंफर्टेबल है, यानी फीस वगैरह दे सकती है और टाइम इन्वेस्ट कर सकती है आप में। आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो साइंस या मैथ्स में और आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपके पास है तो आप कैटेगरी 1 में आते हो। अब कैटेगरी 2 कौन? कैटेगरी 2 वो जिसको 11th में कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, यानी 11th तक वेट करना चाहिए। तो आप सेकंड कैटेगरी में हो के नहीं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।
अभी आपका करंट परफॉर्मेंस 70 to 85% रेंज में है, आप स्टिल फिगर आउट कर रहे हो कि आप कौन सा करियर ऑप्शन चुनो, फैमिली में फाइनेंशियल प्रेशर है, आप सोशल एक्टिविटीज और हॉबीज भी मेंटेन करना चाहते हो और आपको लगता है कि फाउंडेशन स्ट्रेंथन करना है पहले, तो अगर आपको ये सब लगता है तो आप सेकंड कैटेगरी में आते हो। और कैटेगरी थर्ड, जिसमें आपको 11th और 12th में भी बोर्ड्स पे अभी ध्यान देना है और उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करने, ये कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं? आपका करंट परफॉर्मेंस 70% से भी कम है, आपके बेसिक कंसेप्ट्स में अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वीक हो, कॉन्फिडेंस इशू है एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर। देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। अपने आप को कौन सी कैटेगरी में डालते हो अपने अंदर बोलते हो, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं अगर आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मैं खुद एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं जहां मैं बोर्ड्स के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उसके फायदे और नुकसान जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सिर्फ जेई के लिए, नीट के लिए नहीं है कि आप पेपर दे रहे हो, आपका लाइफस्टाइल डिसाइड होगा इससे। अपने पेरेंट्स से बात करो, क्या आपके लाइफ के हालात हैं उनके ऊपर जज करो। यह भी देखो कि आपकी फैमिली आपका साथ दे पाएगी, आप इन सारी कैटेगरीज में खरे उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे हो, सारी चीजें देखने के बाद डिसाइड करना। और सबसे जरूरी बात, बोर्ड्स के एग्जाम को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप देख रहे हो, पता नहीं आप तक ये वीडियोस पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, कि हर साल पेपर बोर्ड्स के भी मुश्किल होते चले जा रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर ना भी हो तो बोर्ड्स के ही मार्क्स से काफी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको। देखो, फाइनल बात यह है यार कि ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे 9 से कोचिंग ज्वाइन करो चाहे 11 से, कोचिंग कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा देगी। मेहनत, कंसिस्टेंटली एफर्ट आपको मारने ही पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अपनी खामियों को ठीक करना ही पड़ेगा। बस जो भी करो ना, 100% कमिटमेंट के साथ करना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। जब भी आपको लगे कि यार मैंने कुछ गलत राह चुन ली है, इसकी टेंशन मत लेना कि मेरे माँ बाप ने पैसा लगा दिया है या एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरी कोशिश करना, लेकिन फिर भी ना हो पाए तो बात करना अपने आसपास से, कोई ना कोई हल आपके माँ बाप, आपके दोस्त निकालेंगे जरूर। और अगर आप फिर भी कमेंट सेक्शन पे बताना चाहते हो खुल के कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो तो बता सकते हो, ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो ये समझने के कि सिर्फ हम ही नहीं है जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू।